गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी फॉर टीचर। तो इस चैनल पे हम लोग केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं जो 2025 में आने की उम्मीद है। इसके बाद इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कॉन्सेप्ट के डेली 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी इस चैनल की शुरुआत है तो कॉन्सेप्ट्स पर अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। हम कुछ समय बाद कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। इसके बाद इस अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से हर साल मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन पिछले साल 2023 के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन हर एक सेट में आए थे, तो इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following scenarios best illustrates the interaction between growth and development? A child grows taller but remains emotionally immature. A child learns to walk after reaching a certain height. A student gains 5 kg of weight in a year. A teenager starts learning abstractly after attending coaching. निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वृद्धि और विकास के परस्पर संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है? एक बच्चा ऊंचा होता है लेकिन भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होता है। अब अगर वो टॉलर है या ऊंचा है और भावनात्मक रूप से इमैच्योर है ना, अपरिपक्व है, तो फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंटरेक्शन तो हुआ ही नहीं, मतलब बहुत कम इंटरेक्शन हुआ है। नेक्स्ट, एक बच्चा चलना सीखता है जब वह निश्चित ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। सही बात है, एक बच्चा चलना सीख जाता है, सीखने लगता है जब वो एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है ना, तो हाइट उसकी बढ़ी है तो ये हो गया उसका विकास, ग्रोथ हो गया। अब डेवलपमेंट हो रहा है जब वो चलना सीख रहा है, तो ये एक सही ऑप्शन हो सकता है। एक छात्र एक वर्ष में 5 किलो वजन बढ़ाता है, तो इसमें विकास किधर है, डेवलपमेंट किधर है? ये तो बस वेट बढ़ा, उसका ग्रोथ हुआ है। एक किशोर कोचिंग के बाद अमूर्त रूप से सोचना शुरू करता है। अब कोचिंग उसकी हो रही है, कोचिंग जा रहा है, तो इसमें तो ग्रोथ है ही नहीं ना, इसमें सिर्फ विकास है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच्योरेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज an outcome of structured learning, a genetically programmed sequence of change, the result of physical training, a response to environmental reinforcements. परिपक्वता को सबसे उपयुक्त रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? संरचित शिक्षण का परिणाम, आनुवांशिक रूप से निर्धारित परिवर्तन की प्रक्रिया, शारीरिक प्रशिक्षण का परिणाम, पर्यावरणीय पुरस्कारों की प्रक्रिया। देखो, जो मेन है एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, ये तो मैच्योरेशन नहीं होता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड टीचिंग हुई है, तो नहीं है। द रिजल्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होता है। द रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल रीइंफोर्समेंट, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा अ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ चेंज। मैच्योरेशन क्या होता है? बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स है। बायोलॉजिकल अनफोल्डिंग ऑफ ट्रेट्स दैट आर लार्जली गाइडेड बाय जेनेटिक फैक्टर्स, है ना। इसमें सबसे ज्यादा जेनेटिक फैक्टर्स का ही इस्तेमाल होता है, तो जेनेटिकली प्रोग्राम सीक्वेंस ही इसका सही आंसर हो सकता है। और ये सारी ट्रेट्स कब आती हैं? जब नॉर्मली क्या होगा, ब्रेन और बॉडी दोनों मैच्योर हो जाएंगे, उसके बाद ये सारी ट्रेट्स मैच्योरेशन में की आने लगती हैं। चलो, which of the following reflects a principle of development? All children grow at the same rate. अब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या, कौन सी इसमें ऑप्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को दिखाता है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत दर्शाता है? चिल्ड्रन ग्रो एट द सेम रेट. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. डेवलपमेंट इज लीनियर एंड यूनिफॉर्म. डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस. सभी बच्चे एक ही दर से बढ़ते हैं. विकास जटिल से सरल की ओर होता है. विकास रैखिक और
समान होता है। विकास एक निरंतर और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। A children grow at the same rate. अगर ऐसा होता तो सभी के सभी सेम हाइट और सेम वेट के होते, तो ये गलत है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये गलत है क्योंकि डेवलपमेंट सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होता है। डेवलपमेंट इज लीनियर एंड यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। इसके बाद डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड ऑर्डरली प्रोसेस, हाँ ये सही है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस निरंतर होता है और ऑर्डरली प्रोसेस है। ये नहीं है कि पहले कुछ हो गया उसके बाद फिर कुछ भी हो रहा है, नहीं, एक ऑर्डर है डेवलपमेंट का, वो ऑर्डर फॉलो करता है। तो इसमें डेवलपमेंट क्या होगा, ऑर्डर फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, ऑर्डर। नेक्स्ट, a major debate in the study of development is memory versus intelligence, play versus discipline, नेचर वर्सेस नर्चर, होम वर्सेस स्कूल। तो सबसे जो इस समय बड़ी डिबेट है वो है नेचर वर्सेस नर्चर, है ना। मेमोरी वर्सेस इंटेलिजेंस नहीं, प्ले वर्सेस डिसिप्लिन नहीं, होम वर्सेस स्कूल बिल्कुल नहीं। ये नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट रहती है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट में। कि नेचर क्या है, नेचर हो गया आपका एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंट वर्सेस नर्चर क्या हो गया, हेरिडिटी। एनवायरमेंट हो गया, यहाँ पे हेरिडिटी भी आ जाता है, सॉरी नर्चर हो जाएगा हेरिडिटी, कि आपके पेरेंट्स से आपको ट्रेड्स कैसे मिल रहे हैं और वो कैसे आपका पालन पोषण किया जा रहा है ना, उन सब चीजों से आ जाता है। और एनवायरमेंट में क्या होगा कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, भाषा कैसी है और एक्सपीरियंसेस आपके कैसे हैं, आपकी लर्निंग कैसी हो रही है, तो उन सब चीजों में आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी इस समय डिबेट चल रही है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a developmental task for 6 to 12 year old child? अब ये developmental task हैविंगस्ट थ्योरी में दिए गए हैं, है ना, हैविंगस्ट की थ्योरी है, उसमें developmental task है developing trust in caregivers, establishing intimate relationships, learning to read, write and do math, achieving financial independence। 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए विकासात्मक कार्य क्या है, देखभाल करने वालों में विश्वास विकसित करना, घनिष्ठ संबंध बनाना, पढ़ना लिखना और गणित सीखना, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। ये 6 से 12 साल के बच्चों की बात हो रही है ना। डेवलपिंग ट्रस्ट इन केयर गिवर्स, ये छोटे से बच्चों के लिए होता है, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, ये अडल्ट का हो गया। उसके बाद लर्निंग टू रीड एंड राइट डू मैथ, ये इसका सही आंसर है। अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये भी एडल्ट की बात हो गई, है ना। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होगा हमारा, ये होगा लर्निंग टू रीड एंड डू मैथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A major challenge for a child entering formal schooling is accepting home responsibilities, managing sibling rivalry, adjusting to structured environments and peer interactions, earning teachers appreciation। औपचारिक विद्यालय में प्रवेश करने वाले बच्चे के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या होती है, घर की जिम्मेदारियां निभाना, भाई बहनों से प्रतिस्पर्धा करना, संरक्षित वातावरण और साथियों के साथ समायोजन, शिक्षक की सराहना प्राप्त करना। तो एक चैलेंज क्या है बच्चे के लिए, फॉर्मल स्कूलिंग मतलब औपचारिक जो विद्यालय में जो बच्चा जाता है उसमें क्या उसका चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, एक्सेप्टिंग होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नहीं ये नहीं है कोई चैलेंज। मैनेजिंग सिबलिंग राइवलरी, ये भी नहीं है। एडजस्टिंग टू स्ट्रक्चर्ड पीयर इंटरेक्शंस, यहाँ पे वो बहुत सारे अपने दोस्तों से मिलेगा, उसकी उम्र के बच्चे होंगे उनसे मिलेगा, तो वहां उसको एडजस्ट करना है खुद को, ये उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी सजेस्ट दैट प्राइमरी टास्क ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड इज, क्या होगा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो एरिक्सन की साइको सोशल स्टेजेस में मिडिल चाइल्डहुड कब आता है,
6 से 12 साल पे, ठीक है, 6 से 12 साल पे मिडिल चाइल्डहुड आता है। तो इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होगा, कौन सी इसमें वो आएगा टास्क, कौन सा टास्क आएगा? तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी जो टास्क है ये उस टाइम पे रहता है। क्या है, बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस चाहिए इंडस्ट्री में, कि मतलब वो लीड करता है अपने आप को, कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश करता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज हो गई। तो वो इंडस्ट्री मतलब कुछ भी काम कर रहा है तो उसमें उसको कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो फेल होता है, क्योंकि 6 से 12 साल के बच्चे बहुत फेल होते हैं, बहुत सारी चीजों में फेल होते हैं, तो जब वो फेल होता है तो उसको इंफीरियोरिटी होती है ना। तो इसका आंसर हो गया इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। A teacher notices that a child struggles with empathy and sharing. This difficulty falls under which domain? This difficulty falls under which domain? अब बच्चा क्या एम्पथी शो नहीं कर पा रहा है और शेयरिंग नहीं कर रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है इन चीजों में। तो एम्पथी इमोशनल चीज हो गई है ना, और शेयरिंग एक सोशल इवेंट हो गया। एम्पथी इमोशनल इवेंट है और शेयरिंग किसी भी चीज की वो एक सोशल इवेंट है। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल गलत, कॉग्निटिव गलत, सोशियो इमोशनल इज परफेक्टली करेक्ट, मोरल भी गलत हो गया, ठीक है। which activity best supports cognitive development in early childhood? Playing hide and seek, solving puzzles and asking why questions, running races, drawing and coloring। अर्ली चाइल्डहुड में है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डेवलप करना है, तो कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी? प्लेइंग हाइड एंड सीक? बिल्कुल भी नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा है ना। सॉल्विंग पजल्स एंड आस्किंग व्हाई क्वेश्चंस, है ना, ये मतलब बेस्ट है ये। सॉल्विंग पजल्स से क्या होता है, बच्चे के जो सोचने समझने की शक्ति है वो डेवलप होती है, और जब वो वाई क्वेश्चन पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी होती है, इससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। रनिंग रेसेस, ड्राइंग एंड कलरिंग ये सब गलत है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Kohlberg's theory of moral development in primary emphasizes emotional bonding, logical thinking, decision making based on moral reasoning, physical maturity। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत मुख्यतः किस पर बल देता है? भावनात्मक जुड़ाव, तर्क संगत सोच, नैतिक तर्क के आधार पर निर्णय लेना, या शारीरिक परिपक्वता। कोलबर्ग की थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी आई थी कोलबर्ग ने थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। उसमें इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में बात थोड़ी सी की गई है, बट ये नहीं है कि पूरा उसी पे डाला गया हो। लॉजिकल थिंकिंग भी इसका आंसर पूर्णतः सही नहीं हो सकता है ना। इसका जो आंसर हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क के आधार पर निर्णय लेना, है ना। अब इसमें देखो, मैं एक नॉर्मल सा एक पैराग्राफ है वो मैं आपको बोल दे रहा हूं। ये जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करती है स्टेजेस की, किसकी स्टेजेस, मॉरल रीजनिंग की स्टेजेस, जैसे कि ओबेइंग रूल्स, है ना, वो रूल्स को फॉलो करे किसके लिए, अपहोल्ड लॉ, एंड इवेंचुअली क्या होगा या फिर यूनिवर्सल जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी वो फॉलो करे। ये सिर्फ फीलिंग के बारे में नहीं होता है, बट कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो है रीजन्ड जजमेंट्स के बारे में, है ना। चलो, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ये एक नया चैनल है, तो वी नीड टू ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।